नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों, कक्षा 10 की हम पुस्तक से, जो कक्षा 10 की राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट इन कल्चर, ठीक है, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की पुस्तक है एनसीईआरटी की। उसमें से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके लिए हम डेडिकेटेडली तो पटवारी और वीडियो के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसे आप जेल पैरी, राजस्थान पुलिस, बाकी भी और भी आरएसएसबी के और आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वो इनमें कवर हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए। जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया उसमें हमने पढ़ा राजस्थान का परिचय, ठीक है, जिसमें हमने राजस्थान के नाम जाने के, कौन से भाग को क्या-क्या नाम कहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। कल जो दूसरा वीडियो हमने जब अपलोड किया तो उसमें हमने क्या जाना, उसमें हमने सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। राजस्थान के अंदर गणेश्वर हो गई, कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हो गई, ठीक है, वो कहाँ-कहाँ है, कल हमने वो जाना, ठीक है। आज जो हमारा वीडियो है ना दोस्तों, ये छोटा रहेगा, ठीक है। ये लास्ट कोशिश करेंगे अपन 15 मिनट के अंदर कवर करने की। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम केवल एक टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान के जनपद, ठीक है। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो उसको हम आराम से करेंगे, ठीक है। राजस्थान के जनपद थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो मैं इसे एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले जो भी भाई हमारे चैनल पर नया है यार, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे को पता है कि आप जब पूरा वीडियो देखोगे तो आप अपने मन से लाइक करके जाओगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, एक तो आपको अपडेट मिलेगी, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर है ना, क्लास 9th और 10th क्लास जो राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है उसका एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा डेडिकेटेडली उस बुक से पढ़ा हुआ, ठीक है। और ये आपके सामने बुक ही खुली हुई है तो हम उसी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, कोई भी नई एग्जाम आता है, कोई भी अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, या फिर आरएसएसबी की बोर्ड की तरफ से या फिर आलोक राज जी की तरफ से सिंगल छोटे से छोटा ट्वीट भी होता है ना, तो मैं उसको आपको लाकर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, शुरू करें आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान का जनपद। देखिए दोस्तों, मैं लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, जिस भी लाइन में क्वेश्चन बनेगा ना वो क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा। ये वीडियो हमारा थर्ड है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप पहले वो देख लीजिए, बाद में इसको देखिएगा, ठीक है, जो भी नया है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड देख लिया है तो फिर कोई बात नहीं। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के जनपद। दोस्तों, जनपद एक तरीके से देखा जाए ना तो स्टेट मान सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी राजस्थान है, ठीक है, अभी ये जो अपना राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के अंदर क्या अलग अलग जिले हैं ना, ठीक है, अलग अलग जिले हैं, और भारत के अंदर अलग अलग स्टेट है। तो उस समय क्या था, पूरा हर जो स्टेट था ना वो अपने आप को देश मानता था, ठीक है। तो उस समय उस हिसाब से आप मान सकते हो, आप जनपद को स्टेट भी मान सकते हो, देश भी मान सकते हो, लेकिन स्टेट मानोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट करें। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति, ठीक है, राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ, ठीक है, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख है। एक तो पहला क्वेश्चन तो यही है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो है ना, ये क्या है, इंडिया जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने जनपदों का उल्लेख है, तो दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद, कौन सा, मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था। मतलब पूरा का पूरा जो मत्स्य जनपद था उसकी पूरी सीमाएं केवल राजस्थान के अंदर थी। इसके अलावा, ठीक है, ये तो पूरा हो गया कि भाई ऐसा जनपद का नाम बताओ जो पूर्ण रूप से राजस्थान में स्थित था, तो मत्स्य जनपद। दूसरी चीज, राजस्थान के अनेक भाग कुर, सोरसेन और अवंती महाजनपद के अंतर्गत आते थे। यानी जो मत्स्य था ना वो तो पूरे राजस्थान के अंदर आ गया। जैसे मान लो कि ये राजस्थान है, ठीक है, तो ये मान लो अपन मत्स्य आ गया, ठीक है, ये तो पूरा कंप्लीटली राजस्थान के अंदर आ गया। लेकिन अब कुछ ऐसे जनपद थे जो राजस्थान के बाहर थे, मेन हिस्सा उनका बाहर था, लेकिन राजस्थान की भी कुछ सीमा को वो कवर करते थे। उनमें कौन कौन से थे, कुर, सोनसेन, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद के अंदर आता था। कौन से, सीवी। याद रखना, चित्तौड़ किसके अंदर आ गया, सीवी जनपद। यहाँ आपके डायरेक्ट एक जिले का नाम देकर उसको जनपद से कनेक्ट किया गया तो क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। आगे पढ़े। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण, ठीक है, अपनी सुरक्षा के अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिम उत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुनाए राजस्थान में आकर बस गए। मतलब ये जो अपना इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है ना,
एक सेकंड, इंडिया के मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ इस मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये मान लो अपना इंडिया, ठीक है। तो ये जो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये पश्चिम उत्तर हिस्सा हो गया ना, ठीक है। तो आक्रमण क्या होते थे दोस्तों, जो आक्रमण आप देखोगे ना अगर हिस्ट्री में, ज्यादातर आक्रमण, सॉरी गलती से कट गया दोस्तों, ठीक है। वापिस अपन इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्या है कि इसको डिजाइन करने में, ठीक है, ये अपना इंडिया मान लेते हैं अपन, और इंडिया के अंदर ये अपन पश्चिमी उत्तर सीमा मान लेते हैं, ठीक है भाई। ये जो पश्चिम उत्तर भाग है, तो आक्रमण ज्यादा क्या होते थे, इधर से होते थे ना, है ना। तो कई जनजातियां क्या थी जिन पर आक्रमण होते थे, तो वो यहाँ आकर मतलब उन्होंने रक्षा के लिए यहाँ आकर बस गए, ठीक है। मतलब वो यहाँ रहते होंगे, ठीक है। और जब आक्रमण होंगे तो होते होंगे, तो आक्रमणकारी यहाँ तक चले जाते होंगे। तो अब इन्होंने सोचा कि यार इससे बचा कैसे जाए, तो जो रक्षक जातियां थी या रक्षक जनजातियां थी, वो यहाँ आकर बस गई कि हम यहीं पर इनको डिफीट कर देंगे, इनको आगे जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, पश्चिमी उत्तर सीमा पर आकर बस गई जातियों के नाम भी याद रखना। आगे बात करते हैं, मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में होता। अब जो 16 जनपद है ना, उसमें से जो राजस्थान में मेन मत्स्य जनपद, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि मत्स्य जनपद है ना, इसका अगर कोई उपनाम वगैरह हुआ वो पढ़ लेते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से राजस्थान के जिले कवर करते हैं और कौन कौन सी नदियां वो कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं। तो मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर आपको आ जाए कि भाई मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में, तो ऋग्वेद में होता है, ठीक है। जो कि प्राचीनता का प्रतीक है, ठीक है। मत्स्य किसका प्रतीक है, वैसे तो मत्स्य मछली का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, लेकिन इससे आपको प्राचीनता का बोध भी हो रहा है क्योंकि ऋग्वेद में इसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, तो शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपद के रूप में हुई है। आगे बात करें दोस्तों, अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक से पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। मतलब आप ये मान लो कि ये अपन एक स्पेसिफिक भाग ले लेते हैं, ठीक है, भारत का। ये नीचे इधर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और जो पूर्व वाला उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप मान लो कि भैया यहाँ पर है ना चंबल नदी आ गई, और यहाँ पर आ गई पंजाब में सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती का उल्लेख होगा, सरस्वती का, हाँ सरस्वती, ठीक है। तो इस जो चंबल और सरस्वती के जो ये बीच का भाग बता रहा है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये मत्स्य जनपद बता रहा है, ठीक है। समझ गए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको आप आराम से अपनी नोटबुक में लिख लेना, इसको पूरे को जो अब ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैं बता दूंगा कौन सी लाइन छोड़नी है, उसके अलावा सारा लिख लेना। अब बात करें, इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कौन कौन से जिले थे मत्स्य जनपद के अंदर, लिख लेना, पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था। कौन था, विराट था, आपको याद रखना है, ठीक है। महाभारत जो काल था ना, जब महाभारत हो रही थी, ठीक है, जब जो कौरव पांडव उनका अस्तित्व था, जिस समय उनका काल चल रहा था, उस समय जो मत्स्य जनपद का शासक था वो विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर बेराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाई थी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन और उठ गया दोस्तों कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो विराटनगर या फिर बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ठीक है। आगे चलें, विरा एक सेकंड, हाँ, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जा सकता है कि विराटनगर जो बेराट है ये इसकी मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ठीक है। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना था। आगे चलें, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, लास्ट 15 मिनट का करेंगे क्योंकि जनपद से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। हाँ आ गया तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है तो फंस जाते हैं लोग। आगे बात करें, और मत्स्य जनपद से बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले ये आ सकता है कि भाई 16 जनपदों का एक तो उल्लेख कहाँ हुआ,
दूसरी चीज़, इनमें से कौन-सा जनपद राजस्थान में था, या फिर चित्तौड़ कौन से जनपद में था, या फिर तो मत्स्य जनपद है उसमें कौन-कौन से जिले सम्मिलित है, कौन-कौन सी 2 नदियों के बीच में है, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है? अभी तक ये, और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर, बेराट। अभी तक ये 4-5 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है? आगे बात करें, महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, ठीक है? किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और इसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि भी हुई, ठीक है? वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। अब आपसे ऐसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सालव जाति रहा करती थी, ठीक है? या फिर सालव जाति का निवास स्थान था, ठीक है? ये याद रखना। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता था। साल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, ठीक है? चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियां प्राय शत्रुता रहती थी, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्व शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? भाई आप कहोगे कि यार इतना मत्स्य जनपद के लिए हम डीप क्यों पढ़े? क्योंकि राजस्थान में केवल एक ही जनपद का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है? मत्स्य जनपद का, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो मत्स्य जनपद कहाँ था, कौन-कौन से जिले, वो तो अपन ने पहले वाले में पढ़ लिया, राजधानी पढ़ ली। अब इस पैराग्राफ में से आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना ही है कि एक तो वो जो जाति पढ़ी हमने सालव जाति, एक तो ये। दूसरी जो मत्स्य जनपद का किस राज्य के साथ संघर्ष हुआ था, तो चेदी जनपद के साथ। इसके बाद में है ना कि भाई मत्स्य जनपद है ना मौर्यों के शासन काल में ना जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंतर्गत आ गया और मगध सम्राटों ने भी इसे अपने अंतर्गत लिया था, ठीक है? इतनी बात हो गई। अब बात करें हमारा अगला टॉपिक, तो दोस्तों अभी एक लाइन हो रही है, ठीक है? उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है ना, आप देख सकते हो राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है? ये हम 4th वीडियो में कवर करेंगे और उसको हम आराम से 30-35 मिनट तक पढ़ेंगे, ठीक है? आगे पढ़ लें, ये लास्ट लाइन है कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। किस तथ्य की? कि भाई इनको है ना जो मौर्य साम्राज्य इसने अपने अंतर्गत मिला लिया था। अब बात करते हैं अपने काम की। ये कौन से नंबर का वीडियो दोस्तों? तो ये तीसरे नंबर का है। इसके पहले हमने 2 वीडियो कर लिए हैं, ठीक है? ये तीसरे नंबर का वीडियो है। दूसरी चीज़, अब जो 4th आएगा उसमें हम राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे और उसके बाद में 5th आएगा ना उसमें अपन मेवाड़ शुरू कर देंगे, ठीक है? ये एनसीईआरटी को दोस्तों अपन कवर कर रहे हैं 10th की बुक से। ये आप देख सकते हो, मैं इसका कवर पेज दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि बुक तो वही है जो मैंने लगा रखी है थंबनेल के ऊपर, ठीक है? इस बुक से है ना अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है? इस बुक में क्या है कि पहले इतिहास दिया हुआ है। जो राजस्थान का इतिहास है ना पहले ये दिया है, बाद में इसमें संस्कृति दी हुई है। तो अपन राजस्थान के इतिहास को कवर कर लेंगे और इतिहास कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? 1 महीने के अंदर-अंदर अपन इतिहास को आराम से कवर कर देंगे। उसके बाद में जो संस्कृति है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो है ना जो कला संस्कृति उसको थोड़ा डीप दिया हुआ है, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो ना, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाने के मदद करती है। और अगर एग्जामिनर बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाएगा जो कि पटवारी और वीडियो की खासियत होती है, क्यों? क्योंकि पेपर बेस्ड एग्जाम है, उसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो दोस्तों वीडियो से आप जरूर लिख सकते हैं।